Okay, so in yesterday's class, we discussed basically the differences between vein and arteries. हमने जनरल ओवरव्यू लिया था वेन्स और आर्टरीज का, उनकी डायग्राम को देखते हुए हमने देखा था how different characteristics are possessed by both arteries and veins. Now, to delve deeper into this further, हमारे पास arteries जो होती हैं वो बेसिकली दो तरह की होती हैं, या दो कैटेगरीज या दो क्लासिफिकेशन ऑफ आर्टरीज होती हैं। एक हमारे पास होती है जी इलास्टिक आर्टरीज, ठीक है, और एक हमारे पास होती है मस्कुलर arteries. Now the question is, how do we differentiate between elastic and muscular arteries? आपको याद होगा हमने जो मिडिल लेयर पढ़ी थी हमारी ब्लड वेसल्स की, उसका क्या नाम था? उसका नाम था ट्यूनिका मीडिया। एंड ट्यूनिका मीडिया में क्या चीजें पाई जाती थी? ट्यूनिका मीडिया में वी यूज्ड टू हैव स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिन फाइबर्स, ठीक है। हमारे पास अगर ये नाम आपके सामने आ रहा है इलास्टिक आर्टरीज एंड मस्कुलर आर्टरीज, तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो इलास्टिक आर्टरीज हैं उनके अंदर जो इलास्टिन फाइबर्स हैं या जो इलास्टिक फाइबर्स हैं उनका जो कंटेंट है या उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है या उनका जो रेशियो है ट्यूनिका मीडिया में वो ज़्यादा है। सो इलास्टिक आर्टरीज दे हैव मोर elastin fibers or elastic fibers in their tunica media. On the contrary, muscular arteries जो हैं उनके पास जो स्मूथ मसल्स का कंटेंट है, स्मूथ मसल्स का जो रेशियो है वो ज़्यादा है in comparison to your elastin fibers. तो elastic arteries are the ones which have more elastin fibers and muscular arteries are the ones which have more smooth muscle. अब इसकी relevance या significance क्या है? इलास्टिसिटी हमने गैस एक्सचेंज में भी ये डिस्कस किया है बारहा, और हमने क्या कहते हैं कल भी इलास्टिसिटी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था कि इलास्टिसिटी बेसिकली क्या होती है। इलास्टिसिटी हमारे पास बेसिकली इनेबल करती है किसी भी चीज़ को टू इंश्योर कि जब भी उस पर प्रेशर लग रहा है और वो प्रेशर रिलीज हो रहा है, तो जब हम प्रेशर एक्सर्ट करके उसको रिलीज कर रहे हैं, यानी स्ट्रेच रिकॉइल स्ट्रेच रिकॉइल स्ट्रेच रिकॉइल, जिसकी एग्जांपल मैंने आपको बॉल पेन की स्प्रिंग की दी थी। अगर हम कंटिन्यूसली स्ट्रेच रिकॉइल करते रहेंगे, उसके साथ खेलते रहेंगे, तो हमारे पास इवेंचुअली इलास्टिक जो हो इलास्टिसिटी जो होगी स्प्रिंग की वो खत्म हो जाएगी, राइट? वो फ्लेक्सिबल हो जाएगा, वो लूज हो जाएगा। वी डू नॉट वांट आवर alveoli or our arteries to lose their elasticity, क्योंकि हमें लाइफ लॉन्ग alveoli और arteries से अपना काम चलाना है। तो हमारे पास इलास्टिक आर्टरीज वो आर्टरीज हैं जिनको ज़्यादा प्रेशर विथस्टैंड करना होता है। अच्छा, अब ज़्यादा प्रेशर कहाँ पर है? ज़्यादा प्रेशर उन आर्टरीज में होता है विच आर क्लोजर टू द हार्ट। why do they have to bear or why do they have to withstand more pressure? Because हमारे पास हार्ट जब ब्लड पंप करता है आयोटा के थ्रू, तो होता क्या है कि हार्ट बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ ब्लड पंप करता है ताकि जितना ब्लड हार्ट के अंदर है वो पंप आउट हो जाए, और वो इतनी फोर्स के साथ पंप आउट हो कि वो सारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंच सके। सो आयोटा इज दैट आर्टरी जहां पर हमारे पास ब्लड पंप होकर डायरेक्टली जाता है और फिर आयोटा डिस्ट्रीब्यूट करती है। हार्ट के आप जितना पास हो गया, हार्ट हमारे पास एक्चुअली जो एनालॉजिकली हार्ट हमारे पास एक पंप की तरह काम कर रहा होता है। प्रेशर पंप के आप पास होगे तो ज्यादा प्रेशर फील होगा, प्रेशर पंप से दूर जाते जाओगे तो कम प्रेशर फील होगा। इलास्टिक आर्टरीज हमारे पास वो आर्टरीज होती हैं जो हार्ट के करीब होती हैं, क्योंकि पंप के पास हैं तो इनके ऊपर जो एक्सर्टेड प्रेशर है वो ज्यादा होगा। प्रेशर ज्यादा का मतलब है कि हमारे पास फोर्स ज्यादा फोर्स के साथ ब्लड इनके अंदर आ रहा होगा, ब्लड फ्लो ब्लड वॉल्यूम ज्यादा प्रेशर के साथ आ रही होगी, तो इनको ज्यादा स्ट्रेच और रिकॉइल करना पड़ेगा। एंड वी वांट टू इंश्योर दैट इस पूरे प्रोसेस में या इस पूरे आइडियोलॉजी की वजह से, इस पूरे फिनोमेना की वजह से हमारी जो आर्टरीज हैं क्लोजर टू द हार्ट वो प्रेशर की बेयर करते करते वो लूज ना हो जाए, वो फ्लेक्सिबल ना हो जाए। Therefore, they should have more elasticity, and the elasticity factor is being provided by elastin fibers. तो ऐसी आर्टरीज के पास ज्यादा elastin fibers का कंटेंट होना चाहिए। On the contrary, muscular arteries हमारे पास वो आर्टरीज होती हैं which are away from the heart. Away from the heart है तो इनका जो प्रेशर है वो कम होगा, करेक्ट? अवे फ्रॉम द हार्ट में प्रेशर कम होगा। अच्छा, अगर हमारे पास प्रेशर के साथ कोई चीज आ रही होती है तो वो उसको ज्यादा हमें ना कोशिश नहीं करनी होती फ्लो करवाने की। फॉर एग्जाम्पल, एक पाइप में
आप कनेक्ट कर दें, आप उसको वाटर पंप से या मोटर से आप कनेक्ट कर दें पाइप को, तो अगर वो बहुत फोर्स के साथ, बहुत प्रेशर के साथ पानी आ रहा होगा, तो क्या होगा, हम खुद ब खुद नोटिस करोगे कि प्रेशर की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी वाटर की है वो ऑटोमेटिकली ज्यादा हुई है। तो पानी बहुत फोर्स के साथ खुद ब खुद ही मूव कर रहा है। ऑन द कॉन्ट्री, जब आप प्रेशर एक्सर्ट नहीं कर रहे हो उस पानी पर, पानी आराम से तैरता हुआ जा रहा है, तो वो पानी बहुत स्लोली मूव करेगा। तो मस्कुलर आर्टरीज में जो ब्लड है वो हमारे पास मूव बहुत स्लोली कर रहा होगा। वाई? बिकॉज वो प्रेशर के साथ नहीं, उस पर ज्यादा प्रेशर नहीं एक्सर्ट हो रहा। अच्छा, अब स्लो हमें ब्लड नहीं करवाना फ्लो, राइट? तो होता क्या है, हमारे पास स्मूथ मसल्स ज्यादा होते हैं। स्मूथ मसल्स इनमें ज्यादा इसलिए होते हैं ताकि ये स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर करके उनकी जो एक्टिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन है इन मसल्स की, उस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से वाइब्रेशंस, या उस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से मूवमेंट कॉज हो ब्लड की विद इन दीज मस्कुलर आर्टरीज विच आर अवे फ्रॉम द हार्ट। इलास्टिक आर्टरीज में हमें क्या कहते हैं, ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ ब्लड आ रहा था हार्ट से, तो हमें उस प्रेशर को बेयर करने के लिए इलास्टिसिटी चाहिए थी, तभी इलास्टिक फाइबर्स ज्यादा हैं इलास्टिक आर्टरीज में। मस्कुलर आर्टरीज आर अवे फ्रॉम द हार्ट, तो उनमें इतना प्रेशर नहीं है, कम प्रेशर है, तो ब्लड स्लोली मूव कर रहा होगा, या ब्लड के पास कोई पुशिंग फोर्स, कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं होगी, राइट? क्योंकि प्रेशर एक्सर्ट नहीं हो रहा है। तो स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके वो वाइब्रेशन, वो मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। देयरफॉर मस्कुलर आर्टरीज में स्मूथ मसल जो है उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है, या उसकी जो अमाउंट है, कॉन्सेंट्रेशन इज नॉट द राइट वर्ड, द रेशियो और द परसेंटेज ऑफ स्मूथ मसल्स is greater in muscular arteries in order to control the volume of blood flow. Is this subtopic clear? Any questions about it? Now हमारे पास एक बहुत basic सा एक how the arteries branch into arterioles, and then arterioles से हमारे पास capillaries में branch होती हैं, capillaries से venules और venules से vein। Let's see कौन सी चीज क्या है। ये हमारे पास जो बड़ी सी चीज है, ये एक आर्टरी है, ठीक है। ये फिर हमारे पास आर्टीरियोल्स हैं। आर्टीरियोल्स बहुत सारी कैपिलरीज में ब्रांच कर रहे हैं, ये कैपिलरीज कनेक्ट हो रही हैं इनटू वेन्यूज, और फिर हमारे पास एक बड़ी सी वेन है। ये हमारे पास पूरा एक नेटवर्क होता है जो फॉर्मुलेट हो रहा होता है, आर्टरीज से आर्टीरियोल्स, आर्टीरियोल से कैपिलरीज, कैपिलरीज से वेन्यूज, और वेन्यूल से वेन। अच्छा, एक चीज जो हमें आर्टीरियोल्स के बारे में पता होना चाहिए, द एक्टिविटी ऑफ द स्मूथ मसल्स। हमारे पास जो स्मूथ मसल्स है ना आर्टीरियोल्स के अंदर, हमारे पास स्मूथ मसल्स सबके पास है, आर्टरीज के पास भी है, आर्ट्रियोल्स के पास भी है, वेन्यूल्स के पास भी है, वेन के पास भी है। कैपिलरीज के पास नहीं है, क्योंकि कैपिलरीज वन सेल थिक होती हैं, खाली एंडोथेलियम से बनी हुई होती हैं। तो हमारे पास इनमें आर्टरीज बहुत पतली होती हैं, तो उनमें स्मूथ मसल्स नहीं होते, ठीक है। बट हमारे पास बाकी जो आर्टरीज, और कल हमने आर्टरी का भी स्ट्रक्चर देखा था, हमने कल वेन का भी स्ट्रक्चर देखा था, और दोनों के स्ट्रक्चर में हम क्या देख रहे थे, हम ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका इंटिमा तीनों ऑब्जर्व कर रहे थे। ट्यूनिका मीडिया इज वेयर वी हैव आवर इलास्टिक फाइबर्स एंड आवर स्मूथ मसल्स, ठीक है। तो आर्टरीज के पास भी है, वेन्स के पास भी है, बट स्पेसिफिकली आर्टीरियोल्स के पास जो स्मूथ मसल्स का फंक्शन है, वो एक फिनोमिना आप लोगों ने सुना होगा, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन एंड वेजोडाइलेशन। हमारे पास आर्टीरियोल्स में वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन और वेजोडाइलेशन होती है। मैं रीड थ्रू करती हूँ और फिर मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल से इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करती हूँ। हमारे पास आर्टीरियोल्स की वॉल्स के पास है नर्व सप्लाई, यानी हमारे पास ये कनेक्टेड है आर्टीरियोल्स नर्व्स के साथ। हमारे पास अगर जब आप लोग A2 में जाओगे तो आप पूरा कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल पढ़ोगे, और आप देखोगे कि किस तरह से नर्व्स सिग्नल पहुंचाती हैं मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने का, ठीक है। तो वो पूरा आप इंशाल्लाह A2 में पढ़ोगे। बट टू टेल यू, हमारे पास जो नर्व्स हैं वो हमारे जो इफेक्टर्स होते हैं, जैसे समथिंग यू स्टडीड इन योर O लेवल्स एज वेल, कि हमारे पास जो नर्व्स हैं वो इफेक्टर तक जाती हैं। तो हमारे पास इफेक्टर मसल्स भी हो सकते हैं, या कोई ग्लैंड हो सकता है। यहाँ पर हम बात करें मसल्स की। हमारे पास जो स्मूथ मसल्स हैं आर्टीरियोल्स के अंदर, दे आर सराउंडेड विद अ नेटवर्क ऑफ नर्व्स। और ये नर्व्स क्या करती हैं, नर्व सिग्नल करती हैं इनको कॉन्ट्रैक्ट अगर करने का, तो इसका मतलब है अगर हमारी जो आर्टीरियोल्स हैं अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसका मतलब है कि अगर उनका ल्यूमेन बड़ा था, या अगर उनका ये डायमीटर था, तो कॉन्ट्रैक्ट होकर उनका जो वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, उनका जो ल्यूमेन है, उनका जो डायमीटर है वो छोटा हो जाएगा। इसको कहते हैं वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, नैरोइंग ऑफ द आर्टीरियोल। सॉरी, यहाँ पे ये आर्टीरियोल होना चाहिए, आई विल करेक्ट इट। अच्छा, दूसरा, फिर हमारे पास जब ये वापस से रिलैक्स होकर
क्या कहते हैं, अपने ओरिजिनल फॉर्म में चली जाती है थोड़ा, तो हमारे पास डायमीटर वापस से बढ़ जाता है। इसको कहते हैं वेजोडाइलेशन। अब इसका पर्पस क्या है वैसे कॉन्स्ट्रिक्शन और वेजोडाइलेशन का, ये हमें क्यों काम आ रही होती हैं, या इसका व्हाट आर दे, व्हाट इज द रोल ऑफ दिस फिनोमेना? So vasoconstriction can be used to reduce blood flow to a particular area and divert to other tissues. Okay. एक थर्मो रेगुलेशन एक चीज होती है कि हमारा बॉडी टेम्परेचर किस तरह से मेंटेन किया जाता है होम्योस्टेसिस में। हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है दैट इज यूजुअली 37 डिग्री सेल्सियस और 37.5 डिग्री सेल्सियस, एंड हमारा हम लोग वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, तो हमारे पास जितने भी वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं वो सारे, what are you saying, एक second, hypothalamus monitor. Hypothalamus is something that is relevant for your A2. आप A2 में पढ़ोगे, क्या कहते हैं, और हाइपोथैलेमस भी आप इतना ज़्यादा A2 में नहीं पढ़ोगे। हाइपोथैलेमस को इतना डिटेल में हम लोग ए लेवल्स के सिलेबस का हाइपोथैलेमस पार्ट नहीं है, सो यहाँ पर इतना कोई सिग्निफिकेंट नहीं है। बस आपको ये पता होना चाहिए नर्व सप्लाई जो है, नर्व जो होती है वो सिग्नल भेजती है मसल्स को टू कॉन्ट्रैक्ट एंड टू रिलैक्स। कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, आर्टीरियल जो है वो नैरो डाउन हो जाता है, वैसे कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है। एक पाइप है, मैं अगर उसको नैरो कर दूं, या उसको मैं इसके जो ल्यूमन है या उसका जो ओपनिंग है उसको मैं पतला कर दूं, तो मेरे पास जो फ्लो ऑफ माय वाटर है या फ्लो ऑफ द ब्लड इन केस ऑफ ब्लड वेसल्स है वो स्लो होगा या फास्टर होगा अगर मैं पतला कर दूं अपने पाइप को? वुड माई फ्लो बिकम स्लो और वुड इट बिकम फास्ट? अच्छा, इसको और मैं सिंप्लीफाई करती हूँ। ज़रा टेल मी, एक चौड़ी रोड है, मेन रोड है, और एक बहुत पतली सी गली है। आपकी गाड़ी तेजी से एक ब्रॉड मेन रोड पे जा रही होगी विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, विदाउट एनी ऑब्स्टिकल्स, या पतली सी सड़क पे आपकी गाड़ी तेज जाएगी? ब्रॉड पे। हमारे पास जब वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रही है, हमारी जो आर्टीरियोल है उसका जो ल्यूमन है, उसका जो क्या कहते हैं ओपनिंग है, वो छोटी हो रही है। या अगर एक छोटा दरवाजा एक बड़ा दरवाजा, बड़े दरवाजे से आराम से जो आपकी हाइट आप उससे मूव कर सकते हो, लेकिन अगर दरवाजे की मैं हाइट कम कर दूं तो आपको दरवाजे से झुक के जाना पड़ेगा। सो बेसिकली वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन में जगह कम हो रही है, नैरो हो रही है। तो मेरे पास अगर नैरो हो रही है मेरी ब्लड वेसल, तो इसका मतलब है कि मेरा ब्लड का तो वॉल्यूम जितना हार्ट से आ रहा है वो ही आ रहा है, लेकिन जगह कम हो गई है, तो कम जगह में उसी ब्लड को फ्लो करना है, तो ब्लड की जो स्पीड है वो रिड्यूस हो जाएगी। कंस्ट्रिक्शन ऑफ अ ब्लड वेसल, वुड दैट स्लो डाउन माई ब्लड प्रेशर? अच्छा देखो, हमारे पास प्रेशर पंप क्या है, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का हार्ट है। प्रेशर पंप हमारा हार्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम का। ओके। तो प्रेशर, अगर हमारी आर्टरी छोटी हो रही है या बड़ी हो रही है, हार्ट जो पंप कर रहा है जिस रेट पे या जिस फोर्स के साथ, क्या हमें बेसिकली माय हार्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ द आर्टरी, जो मेरी पंपिंग फोर्स ऑफ द हार्ट है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आर्टरी पतली है कि छोटी है, या ब्लड वेसल पतली है कि छोटी है, वो तो अपने हिसाब से पंप करेगा। इज दैट करेक्ट? ओके। ना, हमारे पास एक जगह है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप एक सड़क पे जा रहे हो, आपने देखा कि मेरे पास ये वाला जो रूट है ना, इस पे ट्रैफिक जैम है। ट्रैफिक जैम का मतलब जो मेरा फ्लो ऑफ माय कार्स है वो स्लो हुआ हुआ है। तो आपने देख आप अपनी स्पीड से आ रहे थे, आप अपने रास्ते से आ रहे थे, यू रियलाइज कि अब जो आपकी ये वाली रोड है, इमेजिन द रोड टू बी द ब्लड वेसल, वो रोड आपकी ट्रैफिक जैम हुआ हुआ है, वो आपके लिए नैरो हो गई है, या वो आपके लिए उसका जो फ्लो है वहां पे रिस्ट्रिक्ट हो रहा है। तो आप कोई ऑल्टरनेट पाथवे ले लोगे, आप किसी और तरफ डायरेक्ट हो जाओगे, कोई ऑल्टरनेट रूट ले लोगे, राइट? एग्जैक्टली वैसे कॉन्स्ट्रिक्शन में यही होता है। दिस कैन बी यूज टू रिड्यूस ब्लड फ्लो टू अ पर्टिकुलर एरिया एंड डाइवर्टेड टू अदर टिश्यूज। हमारे पास हर वक्त वैसे कॉन्स्ट्रिक्शन या वैसो डायलेशन नहीं हो रही होती, ये हमारे पास एक नर्वस रिस्पॉन्स है। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन और वैसो डायलेशन हमारे पास नर्वस रिस्पॉन्सेज हैं, और नर्वस रिस्पॉन्सेज या होमोस्टेटिक रिस्पॉन्सेज जो होते हैं वो हमारे पास इन रिस्पॉन्स टू अ स्टिम्युलस आते हैं। स्टिम्युलस क्या है? कोई भी चेंज फ्रॉम द नॉर्मल, उसकी वजह से हमारे पास नर्वस रिस्पॉन्सेज होते हैं। अगर हमारे पास जरूरत है ब्लड फ्लो को रीडायरेक्ट करने की, तो ही वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगी, बिला वजह नहीं होगी। कोई स्टिमुलस होगा, किसी चीज को रेगुलेट करना होगा, नॉर्मलाइज करना होगा, तभी वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगी, ये हर वक्त नहीं हो रही होती है। सो ब्लड फ्लो को मुझे किसी एरिया से डाइवर्ट करके किसी और एरिया पे ले जाना है, तब मेरे पास वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगी, ठीक है? इसकी एग्जाम्पल मैं देती हूँ। अभी मैं बात कर रही थी बॉडी के टेम्परेचर की, बीइंग 37.5 डिग्री सेल्सियस। हमारे पास सर्दियां हैं, ठीक है, एक्सटर्नल टेम्परेचर जो है वो लो है, यानी बाहर ठंड है। हमारा जो टेम्परेचर, अगर हमारे पास
बाहर ठंड है तो हमारी बॉडी जो है वो जो हीट प्रोड्यूस कर रही है वो उसको अपने अंदर क्या कहते हैं प्रिजर्व करना चाहेगी, कंजर्व करना चाहेगी, वो हीट लॉस को मिनिमाइज कर देगी ताकि बॉडी की जो हीट है हमारे पास एज ए रिजल्ट ऑफ रेस्पिरेशन या एज ए रिजल्ट ऑफ आवर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस प्रोड्यूस हो रही है वो हीट एनवायरनमेंट में लॉस ना हो जाए, वो विद इन द बॉडी प्रिजर्व्ड रहे ताकि हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो ड्रॉप डाउन ना हो। इज दैट करेक्ट? यही हमारे पास बॉडी का मैकेनिज्म होगा। करेक्ट। ठीक है, अब हमारे पास हीट लॉस कैसे होती है? बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास जो स्किन के पास, मेरे पास ये मेरी स्किन है, दिस इज योर स्किन, ये सरफेस है, यहाँ पर मेरे पास ब्लड वेसल्स हैं और ये मेरे पास शंट वेसल्स होती हैं। ठीक है, हमारे पास ऑब्वियसली ब्लड स्किन की तरफ जा रहा होगा, आर्टी स्किन को भी ब्लड सप्लाई करना होता है ना, स्किन की सरफेस तक हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा होगा। इज दैट करेक्ट? राइट। हमारे पास जा रहा होगा, होता क्या है हमारे पास हीट लॉस हमारी स्किन की सरफेस पे होता है और वो कैसे होता है? थ्रू कन्वेक्शन, रेडिएशन, कंडक्शन, ये 3 मेथड्स हैं हमारे पास उसके क्या कहते हैं हीट ट्रांसफर के। तो हमारे पास जितना ज्यादा ब्लड स्किन की सरफेस पे जाएगा, ब्लड में हमारे पास जो भी मेटाबॉलिक हीट है वो हमारे पास एग्जिस्ट कर रही होगी। जितना ज्यादा ब्लड हमारी स्किन की सरफेस पे जाएगा उतना वो क्या कहते हैं थ्रू रेडिएशन, कन्वेक्शन, कंडक्शन वो क्या कहते हैं हीट लॉस होगा। हम चाहते हैं अगर हमें अपनी बॉडी को नॉर्म हमारे बॉडी टेम्परेचर पे रखना है एंड वी वांट टू प्रिवेंट आवर ब्लड सॉरी आवर हीट लॉस, व्हाट वी वांट इज कि हमारे पास कम ब्लड वॉल्यूम जाए टुवर्ड्स द स्किन। तो होगा क्या कि मेरे पास जो मेरी ये वाली आर्टरीज है ना वो कर लेंगी अपने आप को पतला, वो वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन कर लेंगी। पहले इतनी बड़ी थी तो इतना सारा अमाउंट ऑफ ब्लड जा रहा था, राइट? वो अपने आप को पतला कर लेंगी ताकि फिर थोड़ा सा कम ब्लड जाए। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हमारे पास कम ब्लड जाए इस तरह। अच्छा, अब ब्लड तो अपना जो भी वॉल्यूम है उतना ही लेकर आ रहा है हार्ट से, तो अगर मैं मेरी आर्टरीज जो आर्टीरियोज है वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएंगे, वो नैरो कर जाएंगे, उससे एक चीज तो मैंने इंश्योर कर ली कि स्किन के पास मेरा कम ब्लड जाए, कम ब्लड वॉल्यूम जाए, जिसकी वजह से कम ब्लड जाएगा तो कम हमारे पास कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन के थ्रू हीट लॉस होगी टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। लेकिन जो मेरे पास अब कम ब्लड जा रहा है, जो रिमेनिंग ब्लड है वो कहाँ जाएगा? द रिमेनिंग ब्लड हैज टू गो समवेयर। तो होता यह है कि हमारे पास शंट वेसल्स होती हैं, हमारे पास थोड़ा सा ब्लड स्किन तक जाता है और बाकी जो रिमेनिंग ब्लड है वो यहाँ से रीडायरेक्ट होके वापस हार्ट की तरफ थ्रू द वेन्स चला जाता है। तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हमारे पास जो सबसे ज्यादा उसकी नोन एग्जाम्पल है वो हमारे पास हीट लॉस को प्रिवेंट करने में होती है। जब हम नॉर्मल कंडीशंस में आ जाते हैं तो वेसोडाइलेशन हो जाती है, या फिर फॉर एग्जाम्पल हम लोग गर्मी हो रही है बहुत ज्यादा, 40 डिग्री सेल्सियस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, चलो 45 डिग्री सेल्सियस आप सहारा डेजर्ट में खड़े हो, 45 डिग्री सेल्सियस में आप खड़े हो, बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। बाहर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और अंदर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है। हम कहते हैं ना हीट स्ट्रोक हो गया या गर्मी चढ़ गई। तो अगर हम हॉट एनवायरनमेंट में होंगे, हॉट क्लाइमेट में होंगे, तो ऑब्वियसली वी आर एब्जॉर्बिंग दैट हीट, प्लस हमारी इंटरनली मेटाबॉलिक प्रोसेसेस की वजह से हीट प्रोड्यूस हो रही है। इंटरनल हीट प्रोड्यूस हो रही है, बाहर ऑलरेडी बॉडी टेम्परेचर से ज्यादा हीट है, तो ये तो हमारे पास हीट स्ट्रोक की तरफ चली जाएगी बात। तो बॉडी का मैकेनिज्म ये है कि अच्छा स्टिमुलस क्या है कि नॉर्मल हमें बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना है, बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है। तो अब हमें क्या करना है कि जो बॉडी की हीट है ना हमें जल्दी जल्दी उसको क्या कहते हैं रिमूव करना है, उसको एनवायरनमेंट में भेज देना है। हम नहीं चाहते कि जो वो मेटाबॉलिक हीट है दैट स्टेज इन आवर बॉडी एंड इट कॉजेज आवर बॉडी टेम्परेचर टू राइज। तो फिर हमारे पास जो ये आर्टीरियोज हैं वो डायलेट कर लेंगे, यानी जो उनका नॉर्मल साइज है वो उससे ज्यादा चौड़े हो जाएंगे। ठीक है, हमने अक्सर से देखा होता है कि हमारी जो सड़कें हैं वो चौड़ी कर देते हैं, क्यों? ताकि ज्यादा ट्रैफिक फ्लो हो सके। पहले पतली सड़क थी अब चौड़ी कर दी, तो अब क्या होगा? अगर पहले 3 लेन्स चल रही थी गाड़ियों की, तब 4 या 5 लेन्स चल सकती हैं, करेक्ट? तो मेरे पास हॉट क्लाइमेट में वेजो डायलेशन हो जाती है, मेरी आर्टरीज का जो ल्यूमन है वो बढ़ जाता है ताकि एक गिवन अमाउंट में ज्यादा से ज्यादा ब्लड स्किन की सरफेस पे पहुंचे। ज्यादा से ज्यादा ब्लड पहुंचेगा तो मतलब है ज्यादा से ज्यादा उस ब्लड के थ्रू हीट लॉस होगा इनटू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये हमारे पास क्लासिक केस ऑफ वेजो डायलेशन है। इज दिस क्लियर?